आप ये देखिए जनाब चेयरमैन, टाइम को देखते हुए ये आईनी तरमीम में मुझे समझ आ गई कि वो पास तो हो जाना है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परसों हमें मौलाना साहब से मुलाकात करने का मौका मिला। वो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और पेश किया हमें, और डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे कुछ एग्रीमेंट हो रही है मुख्तलिफ जमातों में, आप इसको देखें। हम एक सियासी जमात के तौर पे उसको देखने के लिए तैयार थे, मगर जनाब चेयरमैन एक और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अमल की बात कर रहे हैं। एक और अमल जारी था इन दिनों में, और अमल ये था कि जो हमारे बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके साथ मुलाकात का जो चल रहा था प्रोसेस, वो सारा बंद कर दिया गया। उनको साथ हम मुलाकात नहीं कर सकते थे, तो आप खुद ही बताइए जनाब चेयरमैन कि मुशावरत के बगैर हम किस तरह देख सकते हैं या किस तरह कमेंट कर सकते हैं कि एक आईनी तरमीम होने जा रही है जिसका डॉक्यूमेंट हमें मिला है। हम किस सूरत में, किस सिचुएशन में हम अपना फैसला खुद कर लें उनकी मुशावरत के बगैर। हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वक्त दिया जाए कि हम इमरान खान साहब से मिलें। मौलाना साहब ने फैसिलिटेट किया और वक्त मिला, जो तकरीबन 35 मिनट का वक्त दिया गया। उस 35 मिनट में हमें सबसे पहले तो ये पता चला कि 15 दिन से इमरान खान साहब को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। उनको एक 10 बाय 12 फुट के कमरे में बंद करके, ना उनके पास टेलीविज़न थी, ना उनके पास न्यूज़पेपर था, ना कोई अखबार थी, ना किसी से कांटेक्ट था, और सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उन्होंने बताया कि उनको बाहर निकाला जाता था और फिर अंदर रखा जाता था। तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि हम क्यों आए हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी पूरी कौम देख रही है, उसका क्या उसकी शिकें क्या हैं, उसकी डिस्कशन क्या है। तो उन्होंने बल्कि हमसे पूछा कि आप किस तरह आ गए, आपको किसने इजाज़त दी। और ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि वहाँ सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, तो ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली कर रहा हूँ जो उधर हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया कि ये पोजीशन थी कि पहले एक बहुत ख़तरनाक किस्म का बिल था, JUI ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, और उसमें उन्होंने एक नया बिल लेके आए हैं जिसमें से बहुत सारी शिकें जो हैं, जो मैंने पिछली का जिक्र किया, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट, आर्टिकल 199 की अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो निकाल लिया गया है, और वो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो उन्होंने हमें ये कहा कि अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं कि मैं इधर बैठा हूँ और 5 मिनट में मैं उसके ऊपर कोई फैसले करूँ। मेरे और भी साथी हैं, आपके पार्टी के और भी लीडर्स हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे मिल लूँ और मिल के फिर इसको हम मामले को आगे चलाते हैं। जल्दी क्या है, 25 की तारीख का हमने जिक्र किया कि शायद 25 तारीख बहुत अहम है हुकूमत के लिए। बार बार बात करते हैं 25 25 25 25। तो उन्होंने पूछा 25 क्या है। 25 आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 25 को जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो रिटायर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो 25 से पहले है, और उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि क्या है आगे चल के, लेकिन 25 इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी प्रेशर में नहीं आना, मुझे चाहिए मुशावरत। हमने जब आके वापस पूछा कि हमें मुशावरत का मज़ीद वक्त दीजिए, तो वहाँ से कोई इत्ला नहीं आई। तो दूसरी वजह जो हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके, ना बन सकते हैं, ना बनना चाहेंगे, वो ये है कि हमें अपने बानी चेयरमैन से मुशावरत का भी मौका नहीं मिला। इसलिए ये 2 वजूहात तो मैंने आपको बयान कर दी। अब तीसरी
पोजीशन आती है जो एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट आया है सामने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह तो नहीं सकता बड़े वसूख से, लेकिन मुझे लगता यही है जो मैंने डिस्कशंस की अपने कुछ साथियों से, कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है जो सर जनाब चेयरमैन आईनी तरमीम है, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फॉर द पीपल, इट इज बाय द पीपल। लेकिन मुझे लगा कि इस ऐवान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं, और अगर आप में चाहते हैं तो मैं कुछ लोगों का इम्तिहान ले सकता हूं। इधर मैं बात कर सकता हूं कि आर्टिकल 175A की शिक नंबर 7 में क्या है और आर्टिकल 188 में क्या है। तो 99% हो सकता है लोग मुझे जवाब ना दे सके और इस इम्तिहान में फेल हो जाए। हम इस तरह अमेंडमेंट पास करेंगे तो ये जमहूरियत पे एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा होगा सर। अब सर तीसरी वजह जो मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं जनाब ऑन द रिकॉर्ड। अब सर आप ये देखिए जनाब चेयरमैन, टाइम को देखते हुए ये आईनी तरमीम में मुझे समझ आ गई कि वो पास तो हो जाना है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस डॉक्यूमेंट को मैंने सरसरी तौर पे जो पढ़ा है अभी, इसमें भी बहुत सीरियस एरर्स हैं। ऐसे सीरियस एरर्स हैं जो कि ऐसे इतना नुकसान पहुंचाएंगे हमें मुस्तकबिल में कि हमें इसको रिवर्स करने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। मसलन ठीक है, इसमें आपने जो आईनी अदालत बनानी थी वो नहीं बनाई, लेकिन उसी को एक नया नाम दे दिया, आईनी बेंच। और उस आईनी बेंच में भी लॉ मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट का तरीका बताया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन वो सारा टिल्टेड है हुकूमत के फेवर में। यानी कि इस प्रोसेस के जरिए हुकूमत अपने जज उस बेंच में बिठा सकती है। ये आप देख लीजिएगा, 3-4 दिन में ये फैसला आने वाला है, और वो किन किन को सिलेक्ट करेंगे वो आप देख लेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस हुकूमत ने अल्टीमेटली अपने हाथ में रख लिया है। इसी तरह मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं। जनाब चेयरमैन, आपके पास भी डिस्क्रेशन है, आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोई गाइडलाइंस होती हैं, और गाइडलाइंस होती हैं कि आप अगर ये सिचुएशन है तो आप ये फैसला करेंगे, अगर ये सिचुएशन है तो आप मुख्तलिफ फैसला करेंगे। इसी तरह हर इंस्टीट्यूशन का एक डिस्क्रेशन होता है। अपॉइंटमेंट का भी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मसलन अपॉइंटमेंट का चीफ जस्टिस का दिया हुआ है कि वो सीनियरिटी बेस्ड होना चाहिए, सीनियर मोस्ट। अगर आपने सीनियर मोस्ट नहीं करना तो उसके भी फिर क्राइटेरियाज होते हैं। इस कानून में वो क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। तीसरी चीज, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया। चलें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अच्छी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, आईनी वो केसेस देखेगा। लेकिन सर जो भी प्रैक्टिसिंग वकील है वो आपको बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बहुत सारे होते हैं। रेंट केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है, सेल्स टैक्स के मैटर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है, आम केस किसी का हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लीगल पॉइंट आ जाता है। तो ये तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन होगी कि कौन सा मैटर बेंच में जाना है और कौन सा मैटर जो है वो आइन की इस नई तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो कंफ्यूजन रहेगी। फिर प्रिजाइडिंग जज क्या है, उसके क्या इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस के बराबर है, उससे कम है। ये सारे सवालात हैं। हो सकता है मैं गलत सवाल रेज कर रहा हूं, लेकिन जब डिबेट होती है, जब उस पर बहस होती है, तो फिर उनके सवालात के जवाब आते हैं और फिर ड्राफ्टिंग में वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऐवान में आए हैं, सेनेट जैसे ऐवान में, जहां लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और वो सिर्फ रिलाई कर रहे हैं, हो सकता है अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हैं, हो सकता है उन्होंने ड्राफ्ट किया, हो सकता है
लॉ मिनिस्टर साहब ने किया हो, उनकी ड्राफ्टिंग पे रिलाय कर रहे हैं, या कुछ कमेटी मेंबर्स ने बैठ के फैसला किया हो उनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हम लोग इसमें हिस्सा, जिस तरह आपको मैं फाइनली अनाउंस करना चाहता हूं कि हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑन द रिकॉर्ड मौलाना साहब का और JUI का भी एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो वाला जो एक खतरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी, उससे कम से कम हमें बचाया है और एक ऐसा बिल आए हैं जिससे शायद आइन टूटे ना, लेकिन ज़रूर उसकी वो तोड़ मोड़ के उसकी काफ़ी उसको नुकसान पहुंचेगा। और अल्टीमेटली आप देखिएगा हम सारे इधर ही हैं, और अगर इधर ही रहे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा इस सारे मसले को। थैंक यू सो मच सर।